संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम क्लास 12वीं के केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अगले लेक्चर के साथ आपके समक्ष हैं। और आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, सबसे पहले तो इसको समझना होगा। तो अभी आपने पीछे पढ़ा है मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक, वहां पर हमने एक डिस्कस किया कि हम अलग अलग सभी तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभव नहीं निकाल सकते थे। ये समस्या जब आई तो हमने क्या बनाया, हमने एसएचजी बनाया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से हमने सभी तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभव निकाला। कैसे निकाला, पीछे भी हमने चर्चा कर लिया है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमको जिंक का निकालना है इलेक्ट्रोड विभव अलग से, तो हम क्या करेंगे, जिंक का इलेक्ट्रोड लेंगे। अब जिंक का इलेक्ट्रोड लेने के लिए हमको ZnSO4 का यहाँ पर विलयन लेना पड़ेगा, साथ ही साथ जिंक की राड, यहाँ पर जिंक की राड है। अब आप जानते हो कि किसी भी तत्व का हम अलग से इलेक्ट्रोड विभव नहीं निकाल सकते हैं, उसके लिए हमने क्या बनाया, एसएचजी। तो इसको हम एसएचजी के साथ जोड़ दें। एसएचजी क्या होता है, आप जानते हो, यहाँ प्लेटिनम की एक राड होती है, इसके ऊपर हम एक उल्टी शीशे की नली लटका देते हैं और यहाँ से हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। और ये प्लेटिनम की राड है, यहाँ पर एक जाली बांध देते हैं और यहाँ पर HCl का विलयन होता है। ये एसएचजी में हमने आपको पढ़ाया है। अब आप जानते हैं कि इसका जो विभव होता है वो 0 होता है। अब इसको हम एक विभव मापी से जोड़ देते हैं। अब यहां पर जो भी पाठ्यांक आ रहा है, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 15 वोल्ट, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, जो भी आएगा यहां पर वो पूरा का पूरा इसी का होगा, क्योंकि इसका तो 0 है, इसका तो 0 होता है। ऐसे ही हमारे वैज्ञानिकों ने सभी तत्वों को बारी बारी से एसएचजी के साथ जोड़कर सबका इलेक्ट्रोड विभव निकाला मानक कंडीशन पे। मानक कंडीशन मतलब 298 केल्विन ताप पर 1 मोलर विलयन होना चाहिए, एक मोलर विलयन होना चाहिए, साथ ही साथ एक एटीएम हमारा प्रेशर होना चाहिए। तो उस मानक कंडीशन पर सभी तत्वों को एसएचजी के साथ जोड़कर सबका अलग अलग होने क्या निकाल दिया, मानक इलेक्ट्रोड विभव निकाला। और जो भी मानक इलेक्ट्रोड विभव प्राप्त हुआ उनको बढ़ते क्रम में रख दिया, सबसे छोटा सबसे ऊपर, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे एक सीरीज बना दिया, एक श्रेणी बना दिया। और उसी श्रेणी को हम कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। यानी सबका एसएचजी के साथ सभी तत्वों को बारी बारी से जोड़ा, सबका पाठ्यांक नोट किया, जो सबसे कम था उसको सबसे ऊपर किया, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे करके एक सीरीज बनाया। और उसी श्रेणी को हम कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। अगर ये एसएचजी ना होता, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ना होता, तो शायद हम ये काम नहीं कर पाते। है ना बड़ी काम की चीज, इसको पढ़िएगा, पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया है इसको। अच्छा, दूसरी बात, आइए परिभाषा पढ़ लेते हैं। कहता है विभिन्न तत्वों को उनके बढ़ते हुए मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव उसे मानक अपचयन विभव श्रेणी कहते हैं। विभिन्न तत्वों को उनके बढ़ते हुए मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे मानक अपचयन विभव श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो आप तो समझ ही गए होंगे कि विभिन्न तत्वों का जो भी मानक इलेक्ट्रोड विभव आया उसको हमने बढ़ते क्रम में रख दिया और जो श्रेणी प्राप्त हुआ वही हमारा मानक अपचयन विभव श्रेणी कहलाता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हम लिखते हैं मानक अपचयन विभव की श्रेणी क्या। और देखिए बेटा, तो हमने ये सीरीज, हालांकि सभी तत्वों को तो हमने नहीं लिखा है क्योंकि हमारे पास थोड़ा जगह की कमी थी, कुछ महत्वपूर्ण तत्वों को हमने एक श्रेणी में रख दिया है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ लिथियम सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, इसका जो है इलेक्ट्रोड विभव सबसे कम है। ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव इसका सबसे कम है, -3.04 वोल्ट। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, इसका तो आप सभी जानते हो कि 0.00 है। उसके बाद यहाँ पर आपका फ्लोरीन है, इसका 2.85 वोल्ट है। तो इस तरीके से हमको एक सीरीज प्राप्त हो गई, एक श्रेणी प्राप्त हो गई। और इस श्रेणी के सहायता से हमको बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। कौन कौन सी जानकारियां मिलती हैं,
आइए उसकी चर्चा कर लेते हैं। फिलहाल इसको आप समझ लीजिएगा, ये मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में रखा गया है। अब देखिए बेटा, मान लीजिए हमको कोई सेल बनाना है, मान लीजिए ये हम एक सेल बना रहे हैं और इसमें हमें NaCl का एक घोल डाल दिए, ठीक है, किसका घोल डाल दिए, NaCl का, और इसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड डाल दिया, कोई भी 2 तत्वों के राड डाल दिया। जैसे एक हमने डाल दिया एल्यूमिनियम का राड, चलिए एल्यूमिनियम का राड डाल दिया, और एक हमने डाल दिया कॉपर का राड। यहाँ पर हमने एल्यूमिनियम का राड डाल दिया और यहाँ पर हमने कॉपर का राड डाल दिया, ठीक बात है। अब हमसे पूछा जाए कि इसमें किस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस पर, मतलब किस पर ऑक्सीकरण हो रहा है और किस पर अपचयन हो रहा है, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे इलेक्ट्रोड विभव बढ़ता जाता है, बात समझ में आई। यानी कि ये जो प्लस वाले हैं बेटा, इधर नीचे वाले इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का काम करते हैं, और जो ऊपर वाले हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन को दान करने का काम कर रहे हैं। कुल मिला के हम ऐसे कह सकते हैं, जैसे आपने जिंक और कॉपर में तो पढ़ा है गैल्वेनिक सेल में कि जिंक क्या करता था, इलेक्ट्रॉन को दान करता था, कॉपर क्या करता था, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता था। यानी कह सकते हैं जिंक ज्यादा क्रियाशील था, कॉपर कम क्रियाशील था। ठीक वैसे ही यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम यहाँ है, कॉपर कहाँ है, यहाँ है। यानी इस कंडीशन में क्या होगा बेटा, एल्यूमिनियम पर यानी इस पर ऑक्सीकरण होगा, क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, और इस पर अपचयन होगा, क्योंकि जहां इलेक्ट्रॉन को दान करने का काम होता है वहां पर ऑक्सीकरण होता है। तो चूंकि एल्यूमिनियम ऊपर है इसलिए इलेक्ट्रॉन को दान करेगा, यानी इस पर ऑक्सीकरण होगा, और चूंकि कॉपर नीचे है तो वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, इसलिए इस पर अपचयन होगा। तो इस श्रेणी की सहायता से हम ये बता सकते हैं कि किस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होगा और किस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होगा। इस श्रेणी की सहायता से हम बता सकते हैं। और क्या बता सकते हैं, दूसरी बात बता सकते हैं कि कौन एनोड होगा कौन कैथोड होगा। जिस पर ऑक्सीकरण होता है वो आपका एनोड होता है, जिस पर ऑक्सीकरण होता है वो क्या होता है बेटा, एनोड, और जिस पर अपचयन होता है वो आपका क्या होता है, कैथोड होता है। तो देखिए इसके 2 प्रयोग हो गए, एप्लीकेशन इसके 2 हो गए। कौन कौन से, एक तो हम इसकी सहायता से ये बता पा रहे हैं कि किस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है, किस इलेक्ट्रोड पर अपचयन हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2 क्या बता पा रहे हैं, कौन एनोड है कौन कैथोड है, ये भी हम बता लेंगे इसकी सहायता से। ऐसे आपको कोई भी मैं 2 इलेक्ट्रोड दे दूं और मैं कहूं बेटा बताओ ये 2 इलेक्ट्रोड है, ले जाओ इसको और इसमें बताओ कौन एनोड होगा कौन कैथोड होगा। तो अगर आपको ये श्रेणी याद है, विद्युत रासायनिक श्रेणी याद है बेटा अगर आपको, तो आप तुरंत बता देंगे कि सर जी इस पर ऑक्सीकरण होगा, इस पर अपचयन होगा, ये एनोड होगा, ये कैथोड होगा, ये माइनस टर्मिनल होगा, ये प्लस टर्मिनल होगा। ये सारी बातें आप इस श्रेणी को देखकर बता सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल आप भी इस श्रेणी को नोट कर लीजिए, कुछ और एप्लीकेशन की हम चर्चा। तो हमने बताया कि इसकी सहायता से हम ये बता सकते हैं किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। साथ ही साथ इसकी सहायता से हम ये बता सकते हैं कि कौन इसमें एनोड है कौन कैथोड है। इसके अलावा क्या बता सकते हैं, इसके अलावा हम ये बता सकते हैं कि कौन ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक, और कौन अपचायक है, ठीक है। अब ऑक्सीकारक कौन होता है, देखिए जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक होता है, सीधी सी बात। ऑक्सीकरण जिसका होता है वो अपचायक होता है, जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक होता है। यानी कि आप जानते हो कि इसमें जो ऊपर पड़ेगा उसका ऑक्सीकरण होता है, जिसमें ऊपर पड़ेगा उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, और जो नीचे पड़ता है उसका अपचयन होता है। पीछे आपने देखा जैसे जिंक था और कॉपर था, तो आपने देखा जिंक ऊपर था जिस पर ऑक्सीकरण हो रहा था, क्या हो रहा था बेटा, ऑक्सीकरण। कॉपर नीचे था, इसका क्या हो रहा था, अपचयन हो रहा था। इसमें उल्टा होगा, इसमें ऊपर वाला जो है, जो ऊपर पड़ेगा वो अपचायक होगा, याद रखिएगा, मैं यहाँ पे तीर से दर्शा रहा हूं, जो ऊपर पड़ेगा वो अपचायक होगा और जो नीचे पड़ेगा वो ऑक्सीकारक होगा, ये याद रखिएगा। जो नीचे पड़ेगा वो क्या होगा, ऑक्सीकारक होगा। तो अब इसका सेम उल्टा है, इसमें जो ऊपर पड़ता है उसका ऑक्सीकरण होता है, नीचे पड़ता है उसका अपचयन होता है। लेकिन अगर अपचायक और ऑक्सीकारक में पूछोगे तो जो ऊपर पड़ेगा वो अपचायक होगा और जो नीचे पड़ेगा वो ऑक्सीकारक होगा, ठीक है बेटा। तो एक एप्लीकेशन, एक अनुप्रयोग ये अभी था इसका। इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुप्रयोग इसका होता है और वो है
विस्थापन अभिक्रिया में। किसमें बेटा? विस्थापन रिएक्शन। आप पढ़े 10th में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया में। कैसे? आइए हम बताते हैं। जैसे एक अभिक्रिया लेते हैं CuSO4 प्लस Zn, क्या होगा? और एक लेते हैं ZnSO4 प्लस Cu, क्या होगा? एक अभिक्रिया लेते हैं NaCl प्लस I2, क्या होगा? और एक लेते हैं NaI प्लस Cl2, क्या होगा? ये हम 4 अभिक्रिया लेते हैं। अब देखिए CuSO4 प्लस Zn है जिंक, और ZnSO4 प्लस Cu है। अब इसमें जो अधिक क्रियाशील होगा वो दूसरे को हटा सकता है, ठीक है। अब आप जान लीजिए जो ऊपर है वो ज्यादा क्रियाशील होता है। किसमें? धातु में। धातु वाले में जो ऊपर है ना, ऊपर, वो ज्यादा क्रियाशील है। याद रखिएगा, अधातु में उल्टा होता है, ज्यादा क्रियाशील है, और जो नीचे है वो कम क्रियाशील है। लेकिन अधातु में सेम उल्टा हो जाता है। अधातु में क्या होता है? जो ऊपर है ना वो कम क्रियाशील है, कम क्रियाशील है, और जो नीचे है वो अधिक क्रियाशील है। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। बहुत बच्चे समझते हैं कि जो ऊपर है वो ज्यादा क्रियाशील है। ऐसा केवल धातु में होता है, अधातु में नहीं। अधातु में उल्टा होता है, इसीलिए हमने एक धातु लिया है और एक अधातु का रिएक्शन लिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे जिंक ज्यादा क्रियाशील है कि कॉपर है? तो ये दोनों धातु हैं, ये दोनों धातु हैं। तो धातु में देखिए हमने कहा जो ऊपर होगा ना वो ज्यादा क्रियाशील होगा। तो ऊपर कौन है? जिंक है, कॉपर तो नीचे है, यानी कि जिंक ज्यादा क्रियाशील होगा। तो यहाँ पर जिंक कॉपर को हटा सकता है, लेकिन यहाँ पर कॉपर जिंक को नहीं हटा सकता है। तो ये अभिक्रिया नहीं होगी, ये अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि कॉपर की इतनी हिम्मत नहीं है कि जिंक को हटा पाए। लेकिन जिंक की हिम्मत है, क्योंकि जिंक ऊपर है, तो कॉपर को जिंक हटा देगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ZnSO4 प्लस Cu बनेगा। लेकिन Cu की इतनी हिम्मत नहीं है कि जो जिंक को हटा पाए। चीजें समझ गए होंगे। दूसरी बात, ये दोनों अधातु हैं। अधातु में क्या होता है? देखिए I2 यानी आयोडीन और क्लोरीन, ये दोनों अधातु हैं। अधातुओं में जो ऊपर होता है वो कम क्रियाशील होता है, और जो नीचे होता है वो अधिक क्रियाशील होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आयोडीन है, यहाँ पर क्लोरीन है। तो क्लोरीन नीचे है, लेकिन ये ज्यादा क्रियाशील होगा क्योंकि अधातु है। तो क्लोरीन आयोडीन को हटा देगा, यहाँ पर हट जाएगा, लेकिन ये आयोडीन क्लोरीन को कभी नहीं हटा पाएगा। ये आयोडीन क्लोरीन को नहीं हटा पाएगा क्योंकि आयोडीन ऊपर है, इसलिए वो कम क्रियाशील है। अधातु में उल्टा होता है ना, तो ये कम क्रियाशील है, जबकि क्लोरीन ज्यादा क्रियाशील है। तो यहाँ बन जाएगा NaCl प्लस I2, लेकिन यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगा। ये रहा इसका अनुप्रयोग। मस्त है ना बेटा, नोट कर लीजिए इसको। तो ये रहा बेटा आपका विद्युत रासायनिक श्रेणी। एक छोटा सा टॉपिक था, लेकिन बहुत मोटा है, बहुत मस्त है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो ये श्रेणी आप याद करने का प्रयास करिएगा। कोई ट्रिक अपनी मर्जी से बना सकते हैं, या तो बहुत सारे ट्रिक आपको मिल जाएंगे। फिलहाल मैं ट्रिक की चर्चा नहीं करना चाहता, तो मैं चाहता हूं कि आप इसको अपनी मर्जी से याद करिए, अपने खुद ट्रिक बनाइए और उससे याद करिए। ठीक है बेटा, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आपका दिन शुभ हो।